जय हिंद फ्रेंड्स, पूरा एकेडमी में आपका स्वागत है। पूरा एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन, ये सारा का कंपाइल आपको एक जगह इस वीडियो में प्राप्त हो जाता है। इसकी खूबी ये है कि ये भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कंसर्न में रख के इसकी कंपाइल करी गई है, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ इसकी शुरुआत करी जाएगी। तो यहाँ पे 2015 का क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में दिया था, उसकी डिटेलिंग को आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो 8 कोर इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज किस में है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। और ये जो है इनकी क्या वेटेज है, तो इसकी भी डिटेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो 8 कोर इंडस्ट्री है वो हम देखेंगे। तो कोल जो है 10.33% की वेटेज आपके इंडस्ट्री फील्ड में रख रही है। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है 8.98 है, नेचुरल गैस 6.88% है, और रिफाइनरी जो कि सबसे ज़्यादा है वो फर्स्ट नंबर पर आती है, वो 28.04% है। स्टील की अगर हम बात करते हैं, जो कि देश विदेशों में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आज के डेट में, तो वो 17.98% के हिसाब से यहाँ पे है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो यह लगभग 20% के आसपास आती है, जो कि 19.85% के हिसाब से दूसरे नंबर पर आती है। तो ये हो गया R फॉर रिफाइनरी और E फॉर इलेक्ट्रिसिटी और S फॉर स्टील। तो RES से आप क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं। तो याद रहे, अगर आपको परसेंटेज पूछ ले तो 28 में R आ जाता है और 19.85 में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो ये कोड है जो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीमेंट जो है वो 5.3% का वेटेज रखता है। फर्टिलाइज़र वहीं पे 2.63% के साथ सबसे कम वेटेज रखने वाला क्षेत्र है। तो ये चीज़ें पूरी 8 कोर इंडस्ट्री हैं जो देश को संभाली हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्या इम्पैक्ट करती है अगर आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे एग्रीकल्चर में, एक निश्चित अमाउंट से अधिक एक्सेसिव प्रयोग कर लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम निकल के आएगी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी यहाँ पे, और 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो क्या कह रहा है 2 और 3 स्टेटमेंट, ये इंक्रीज कर देगी एसिडिटी ऑफ द सॉइल, जो कि बहुत सही बात है, एकदम करेक्ट है। अगर कोई भी फर्टिलाइज़र NPK हम वगैरह डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये सॉइल में ही मिलेगा और उसकी फर्टिलिटी को चेंज करेगा, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देता है। लीचिंग करेगा, लीचिंग का मतलब ग्राउंड में जो आप डालते हैं अपने खेत फील्ड में जो डालते हैं हम लोग NPK, यूरिया, कुछ भी कह लीजिए, वो जब बरसात होती है तो वो नीचे की तरफ जाते हैं और वो ग्राउंड लेवल जो वाटर रिचार्ज है वहाँ तक भी ये पहुँचते हैं और उस पानी को भी ये पलूट करते हुए नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ये क्यों गलत हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चंस को आप तभी डील कर पाएंगे जब आप उसके नेग्लेक्शन मेथड को आप समझेंगे कि पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत, इसको नेग्लेक्ट करके हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप पहला स्टेटमेंट काट लेते हैं तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आपका बच जाता है ये दोनों स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप नेग्लेक्शन स्ट्रेटजी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन अकर। तो बताइए नाइट्रोजन फिक्सिंग का यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होगा जब यहाँ पे लीचिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं, तो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाती है। इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्रो करती है, प्लांट रिक्वायर करती है नाइट्रोजन कंपाउंड को, तो इस तरीके से होती है, और ये हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी कहीं ना कहीं रिलीज करती है। और यूट्रोफिकेशंस क्या होता है, जो भी आपके किनारों से तालाब में जाके, आपके झील में जाके जो भी ये फर्टिलाइज़र इकट्ठा होते हैं उसकी न्यूट्रिएंट से वहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते हैं, छोटे छोटे ग्रीनरी हो जाते हैं, उसको यूट्रोफिकेशंस बोली जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसलिए एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र को
उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट था नेशनल पार्क, ये मैंने दे रखा था, ये कहाँ पे सारे नेशनल पार्क पड़ते हैं। तो ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधव टाइगर रिजर्व है, ध्यान रहे ये सारे नेशनल पार्क हैं, रिजर्व से परेशान नहीं होना है, ये रिजर्व भी हैं, नेशनल पार्क भी हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पेंच टाइगर, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी, माधव, वन विहार फॉसिल, डायनासोर फॉसिल, ये सारे के सारे आपके कहाँ पे हैं, ये सारे के सारे आपके एमपी में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में ये पढ़ते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, वास्ट एरिया है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस बनता है तो यूपीएससी के क्वेश्चंस एटलीस्ट आप डील कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम पीआईबी न्यूज़ की तरह। तो देखेंगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, तो जो भी ये मेला लगाए हुए हैं और ये नौकरी देने वाली मेला जिसको रोज़गार मेला बोलते हैं, तो यहाँ पे 16 मई को आज के डेट में यहाँ पे 10:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये एड्रेस करेंगे और अपॉइंट करेंगे ये सारे ओकेजन पे। और बात आ रही है कहाँ पे, देश में कितने जगहों पे होगा, तो 45 लोकेशंस पे होगा अक्रॉस द पूरे कंट्री में। और इसमें आपको जो जॉब दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, यूटी की, ये सारी जॉब आपको प्राप्त होंगी। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। और बात आती है इसमें रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पे अच्छे मात्रा में जॉब है। तो यहाँ पे क्लर्क का, जूनियर क्लर्क का, टाइपिस्ट का और ट्रैक मेंटेनर का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का, लोअर डिवीज़न क्लर्क का, ये सारा इसमें है। तो ये असिस्टेंट कमांडेंट, प्रिंसिपल्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे जो जॉब हैं इसमें हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है। 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। दूसरी जो बात आ रही है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। तो ये पूछ ले मिनिस्ट्री कौन चलाती है, तो आपको याद होना चाहिए। ये 6 नई बिल्डिंग एज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सेकेंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। तो ये NEIAH कैपेसिटी कहाँ पे इनोग्रेट करी गई है ये चीज़ें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका इनोग्रेशन करी है। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से ये लेके चलते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है न्यू बिल्डिंग की, वो एस्टिमेटेड करी जा रही है कितनी, लगभग 60 करोड़। तो नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसके कारण देश का विकास होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर यहाँ पे NIPHM का क्या किए हैं, इनोग्रेशन की हैं। तो ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना की राजधानी है, याद रहना चाहिए। NIPHM की हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल पड़ेगा किसी भी फ्लोरा के लिए, उसके हेल्थ को कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अभी तक बात करी जा रही है तो एनिमल फील्ड में हम लोग हेल्थ को ट्रैक कर रहे थे, तो प्लांट का हेल्थ अगर हम कंसीडर करके चलेंगे तभी जाके कहीं ना कहीं सस्टेबल लाइफ हम लोग को प्राप्त हो पाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम में ये सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे नेक्स्ट जो निकल के आती है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसको EFTA बोला गया है। इसमें कितने सारे स्टेट हैं, तो आइसलैंड, लैक्सटेन और नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी कंट्री सिग्निफिकेंट ट्रेड के लिए आगे आई हैं। और देखते हैं जो ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसको इंडिया किस तरीके से लेके आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे इंडिया के साथ और इंडिया एंड यूरोपियन यहाँ पे साथ में आने वाले हैं, जो आगे बात आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट थी, अभी चल रही है, इसके ऊपर क्या आएगी वो आपको बताई जाएगी। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स जो हैं हरदीप सिंह पुरी जी यहाँ पे लॉन्च किए हैं क्या, एक मेगा कैंपेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 3 स्टार का मैं रेटिंग इसको दे रहा हूँ। तो ये कैंपेन कौन है, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। तो ये कौन चलाया है ये भी पूछ सकता है, तो याद रहे महुआ मिनिस्ट्री चलाई है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगर मिनिस्टर को पूछ दे तो हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। इसके तहत क्या करी जाएगी, इसके तहत जो भी
चीज़ें हैं उपयोग में तो रिड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे और रिसाइकल करेंगे। इस पद्धति की सामने लेके आया गया है और ये जो है RRR के सिचुएशंस में वेस्ट को मैनेजमेंट करेंगे। तो हम किसी भी चीज़ का कम उपयोग करना चाहते हैं उसको पुनः यूज कर सकते हैं और पुनः यूज करने के बाद उसको पुनः रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः निर्माण कर सकते हैं। तो इस पद्धति को अगर अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ को हम लेके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे बात करती हैं हम लोग सेफ्टी इन लाइन ऑफ ड्यूटी। तो ये एक एडिटोरियल है और एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इस एडिटोरियल में हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारे देश के मेडिकल एम्प्लॉई लोग हैं उनके ऊपर जो भी पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट की डेथ हो जा रही है, तो वो लोग कैसे वहाँ पे कभी कभी भी आक्रोश में अटैक कर देते हैं मेडिकल स्टाफ पे, मेडिकल नर्स पे, डॉक्टर पे, एम्प्लॉई पे। ये सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं। उसी के लिए यहाँ पे केरला जो है एक नया लॉज लेके आ रहा है। तो केरला क्यों लेके आ रहा है? इसको डील करने के लिए एक लॉ लेके आ रहा है। लॉ में क्या होगा? तो केरला जो है इसको अमेंड कर रहा है, केरला हेल्थ केयर सर्विस पर्सन एंड हेल्थ केयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन एंड वायलेंस डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये जो एक्ट लेके आ रहा है ये फोर्टिफाई करेगा और डिफेंस प्रोवाइड करेगा डॉक्टर्स लोग को, मेडिकल स्टाफ्स को, नर्सेस को, सारे लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो कि अभी आवश्यकता पड़ गई। अभी रिसेंटली आपको याद होगा अभी एक लोगों की हत्या कर दी गई है हॉस्पिटल में ही जाके। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम निकल के आ रही है जिसके कारण एक अच्छा इनिशिएटिव माना गया है और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए नज़र आएंगे। डेथ ऑफ यंग हाउस सर्जन, यहाँ पे वंदना दास जो कि मैं बता रहा था, इनका अभी रिसेंटली डेथ हो गई है और ये एक बहुत दुखद बात है। लेकिन इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, इसको कैसे डिफेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट के साथ के पास चैलेंज है। तो डॉक्टर जो है यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए डिमांड कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कंट्री में कहीं ना कहीं अथॉरिटी को प्रोटेक्शन देना चाहिए और इस हेल्थ केयर वर्कर को सुरक्षा देना चाहिए और कहीं ना कहीं हेल्थ आउटकम है वो लोगों को यहाँ पे डिसअपॉइंट भी कर रहा है। तो जो भी केसेस हैं डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें उनके हाथ में जो होता है वो करते हैं, लेकिन अगर कैजुअलिटीज़ हो जाती है वहाँ पे डेथ किसी की हो जाती है तो वहाँ पे जो अटेंडी होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, कहीं ना कहीं वायलेंट कभी कभी हो जाते हैं जिसके कारण डॉक्टर पे ही अटैक हो जाती है, कितने लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो वंदना दास यहाँ पे सर्जन थी, यहाँ पे यंग इनकी शिकार हो गई हैं और इनकी मृत्यु भी हो गई है, जो कि केरला में ही चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे केरला गवर्नमेंट जो है अपने डॉक्टर्स के, अपने मेडिकल स्टाफ्स की सुरक्षा के लिए आगे निकल के आया है, जो कि शील्ड करेगा और किसी भी असॉल्ट एब्यूज़ से वर्बल, फिजिकल्स, हर प्रकार की चीज़ों को इसमें डाला गया है, इस एक्ट में डाला गया है। तो डॉक्टर कम्युनिटी को, स्टाफ, मेडिकल कम्युनिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बातें बोली जा रही हैं। ये प्रोग्रेस जो है लेके आएगा हर प्रकार का एब्यूज वायलेंट एक्ट को ये डील करेगा और ग्रीवियस इसमें पनिशमेंट भी दी जाएगी, 3 साल के लिए जेल हो सकती है और 50,000 रुपीज़ के आसपास आपको पेनाल्टी भी लग सकती है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेट को यहाँ पे किसी भी प्रकार से ये देखने की ज़रूरत है कि कोई भी हस्तक्षेप इस तरीके से होती है तो इसको कैसे डील किया जाए। यहाँ पे आगे बातें बोली जा रही हैं कि और भी सारे स्टेट जो हैं उसको यहाँ पे कंसीडर करने की ज़रूरत है। जो केरला लेके आया है उसको देखने की ज़रूरत है और सारे स्टेटों में बहुत सारे बुरे हाल भी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे और ज़्यादा केसेस निकल के आते हैं। तो ये साउदर्न स्टेट का न्यूज़ है और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं बीमारी से, डेथ से, अगर उन्हीं को हम डेथ देते हैं, उन्हीं से हम लड़ जाते हैं तो ये कहाँ तक रीज़नेबल बात है, कहाँ तक लॉजिक बात है, लोगों की ह्यूमैनिटी कहाँ चली जाती है। तो ये चीज़ें सोचने वाली बातें हैं और कहीं ना कहीं एक लूप होल है जिसका ये लॉ यहाँ पे क्रिएट नहीं है, उसका इस्तेमाल करके लोग कहीं ना कहीं अटैक भी कर दे रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें डिटरेंस लाना चाहिए और गवर्नमेंट कमिटमेंट हो कि इस पे एक अच्छा रेगुलेशंस लेके आए, तभी जाके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी स्टाफ को
और जो है प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल में दोनों में ये सारी चीज़ें अपना सजेशन दे रहे हैं कि ये चीज़ें अगर हो तब ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बहुत ही दुखद बात है कि एक यंग डॉक्टर उसने अपनी ज़िंदगी खो दी किसी को बचाते हुए और उस पर अटैक कर दिए। ये एक दुखद बात है, यहाँ पे एडिटर ये बातें बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ, तो देखेंगे आज का जो नया एडिटोरियल है वो है डेथ बाय मेथनॉल। तो मेथनॉल क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मीथेन और मीथेन से बन जाता है आपका मेथनॉल CH3। तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए CH3। बात करी जा रही है 17 लोगों की अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। कहाँ पे? आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नॉर्थ का जो पार्ट होता है वहाँ पे 17 लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या कि ये हूच जो होता है, हूच क्या होता है? एक कच्ची शराबें होती हैं जो जिसमें मेथनॉल की मात्रा अधिक होती है। तो ध्यान रहे जो हम लोग अल्कोहल पीते हैं वो एथेनॉल होता है और ये जो होता है मेथनॉल हो जाता है। तो ये स्पिरिट का काम करता है कहीं ना कहीं, जिसके कारण लोगों की कुछ घंटों में इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यही कह रहा है कि 14 साल से अभी हम लोग हुज की कोई ट्रेजेडी नहीं मिली है तमिलनाडु गवर्नमेंट, और जो है रिपोर्ट निकाली जाए तो 12 लोगों की विल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, 5 लोगों की चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में मौत हो चुकी है और 50 लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए हैं। जबकि असेंबली में क्या बोला जा रहा है? 14 साल से कोई मौत यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन अगर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की यहाँ पे हम बात देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, जो भी लीकर है उससे डेथ लार्ज संख्या में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछ चुका है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कौन देता है? तो ध्यान रहे ये डाटा होम मिनिस्ट्री देता है। ये UPSC क्वेश्चंस यहाँ से पूछ चुका है, इसलिए मैंने आपको रिमाइंड किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए। दोस्त अगर आपको बात करें एक चीज़ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसका एक बार आप रिवीजन भी कर सकते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी। तो एक बार सरसरी निगाह में रिवीजन भी कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम में जाके पूरा एकेडमी को सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी ये वीडियो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, दोनों जगह पे ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर डाटा हमने 2016 से 2019 तक तो कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई थी 2016 से 19, लेकिन 2020 से शुरू हो जाती है इसकी डेथ की रिपोर्टिंग और 2020 में 20 निकल के आती है, 2021 में 21 निकल के आती है। अभी रिसेंटली 17 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। तो ये सारे डाटा हैं, हुज ट्रेजेडी भारत में कोने कोने से निकल के आते हैं। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रोहिबिशन एक्ट लेके आई है 1937 का एक्ट का, और ये अमेंडमेंट करती है जिसके कारण तमिलनाडु डीनेचर्ड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल वार्निश पॉलिसी रूल 1959 को मेंटेन की है और कंट्रोल करना चाहती है क्या? मेथनॉल की सप्लाई को। तो ये एक्ट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और जो कि बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बात ये है इसमें कि ये जो 2 रिसेंट इंस्टेंट चल रहे हैं वो अपेरेंटली यूज ऑफ मेथनॉल को ही कहीं ना कहीं आगे लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या करती है, अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो प्रोब करे, पॉजिटिव फैक्टर क्या करे और क्या ऑब्वियसली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव की लैप्सेस है, इस सब बारे में यहाँ पे देखा जाता है। तो गवर्नमेंट का जो रोल है वो अपना रोल प्ले करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो ऑनेस्टली यहाँ पे प्ले करना चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रुक सकेंगी। यहाँ तस्मैक क्या है? तो तस्मैक जो है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है और ये जो है ब्रीवेज मतलब लिक्विड मटेरियल, चाहे लीकर ले लीजिए चाहे ड्रिंक्स ले लीजिए, यहाँ पे चीपर रेट पे यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। तो ये सब चीज़ें हैं और पुलिस को यहाँ पे मॉनिटर करने की ज़रूरत है और जो मूवमेंट हो रही है मेथनॉल की, कहीं ना कहीं लोगों की जिससे डेथ हो रही है, इसको भी स्ट्रांगली ट्रैक करने की ज़रूरत है और लॉ को इन्फोर्स करने की यहाँ पे ज़रूरत है। MK स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं करंटली अभी, वो डिस्ट्रिक्ट में विजिट किए हैं और क्राइम ब्रांच CID को जांच के लिए यहाँ पे रिपोर्ट भी सौंप दिए हैं। बात करी जा रही है जिनकी मृत्यु होती है उनको सोलेटियम मिला है। यहाँ पे सोलेटियम यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ मिला है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे मानी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी डिसीज्ड हैं, जो भी जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको 10 लाख मिला है, जो
प्रॉब्लम में है, जिनको ट्रीटमेंट चल रही है, वो 50,000 के आसपास यहाँ पे सोलेटियम प्राप्त किए हैं। तो ये भी एक डिबेट निकल के आती है कि क्या इसका जो स्कोप है सोलेटियम देने का, ये किस हद तक सही है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 2016 में शराब की बंदी कर देते हैं, और शराब की बंदी के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्या निकल के आता है कि जो भी बिहार में शराब है वो बैन हो जाता है। कितने लोग शराब व्यापारी लोग रोड पे भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। बहुत सारे शराब माफिया को दिन के दिन यहाँ पे पकड़ लिया जाता है, और शराब के जो वेंडर हैं उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं। ये ऐसी बातें निकल के आती हैं। लेकिन क्या अभी शराब बनना वहाँ बंद हो गया? जी नहीं। रिसेंटली आप देखते होंगे न्यूज़ में आता रहता है, वहाँ पे बहुत सारे हुज लिकर डेथ होती रहती है, और वहाँ पे 4 लाख रुपए के आसपास फैमिली मेम्बर को डेथ पे दी जाती है। तो ये एक 2016 से एविडेंट आपको मिल रहा है कि ये हर स्टेट कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रही है। आखिर में ऐसा चीज़ें क्यों चल रही हैं, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, ये भी समझने की हमें आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको असिस्ट करेंगे तो ये इनकरेज करेगा कि लोग गलत रास्ते पे चलें। अगर इतना अमाउंट दिया जाएगा एक डेथ में, जो कि शराब पीने के बाद अगर आपकी मृत्यु होती है, ये मेथनॉल पीने के बाद आपकी मृत्यु होती है अगर, तो यहाँ पे आपको कहीं कहीं 4 लाख रुपए का मुआवजा भी देती हुई सरकार नज़र आ रही है। तो ये लोगों को इनकरेज करेगा, लोग इस पथ पे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कितने लोग तो ये भी हैं कि जो 2 लाख रुपए के लिए बहुत सारे कार्य भी करते रहते हैं, अपने जीवन से खिलवाड़ भी करते रहते हैं। तो ये 4 लाख रुपए है, और स्टेट तमिलनाडु की 10 लाख रुपए दे रही है। तो इसको कहाँ किस हद तक हम लोग प्रमोट कर रहे हैं वो हमें समझना है। तो स्टेट को अपना एक यूनिफॉर्म और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आएगा, तभी जाके कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए समाज में, ताकि एक जीरो टॉलरेंस रहे। और इसके पीछे अवेयरनेस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तभी जाके हम इसको टैकल कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं, और इसको समाज से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और लोगों की डेथ होती रहेगी, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो निकल के आती है आपके सामने द हिंदू की, कि डीएनए का जो रिपोर्ट है उसमें क्या चेंजेज हो रहे हैं, उसकी कितने हद तक हम वैलिडिटी उसको देते हैं, उसकी वैलिड रिपोर्ट कितने हद तक मानी जाती है। तो इस केस को हम देखेंगे, इसकी रिपोर्टिंग को देखेंगे, प्रोसीजर को भी समझेंगे, और इसके डाटा कलेक्शंस को भी समझेंगे। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। बात करी जा रही है अभी रिसेंटली जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो जो है क्रिटिकल ऑफ एडमिटिंग डीएनए रिपोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे बहुत क्रिटिकल इस चीज़ को, डीएनए रिपोर्ट को पाई है, और इस एविडेंस को क्रिमिनल केस के लिए यहाँ पे कैसे एक्सेप्ट करेगी, ये भी क्वेश्चंस उठ गई है। तो स्टेट जो दिल्ली है, स्टेट ऑफ दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो आती है, तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या बात बोला है, कौन कोर्ट, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये क्या बात बोला है कि जो यहाँ की कलेक्शंस होती है डीएनए रिपोर्टिंग की, और इसकी सीलिंग जो होती है, पैकेजिंग होती है, वो एग्जामिनेशंस के लिए भेजी जाती है, वो नॉट फ्री ऑफ सस्पिशन। तो यानी उसमें सस्पिशंस है कि वो सैम्पलिंग अच्छे से करते हैं कि नहीं, कलेक्शन करते हैं कि नहीं, पैकेजिंग करते हैं कि नहीं, डाटा को अच्छा से रखते हैं कि नहीं, और जो भी ट्रेंड एक्सपर्ट हैं उसको करने वाले, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं, उसकी टेस्टिंग करते हैं कि नहीं। तो ट्रेंड एक्सपर्ट से होती हैं कि नहीं, और ऑन टाइम जो है डाटा की कलेक्शंस होती है कि नहीं, डीएनए सैम्पलिंग की कलेक्शन टाइम पे हो जानी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट बात है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो ये सब अगर कोर्ट कह रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्पिशन से फ्री नहीं है जो भी डीएनए का रिपोर्ट है, तो उस आधार पे हम अपने जजमेंट को कैसे देंगे। अगर यहाँ पे ये भी सस्पिशन है कि डीएनए का जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है, जो ऑफिसर्स हैं फॉरेंसिक, वो अगर अपने सैंपल को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है। उसके आधार पे कोर्ट भी अपना फैसला नहीं सुनाती हुई नज़र आई। तो यहीं पे ऑब्जेक्ट किया गया है, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट, और ट्रायल करी गई है, और
डिड नॉट एग्जामिन द अंडरलाइंग बेसिस। तो यहाँ पे अपने मैच करने के बाद, डिस्पाइट द मैच ऑफ द रिजल्ट ऑफ द डीएनए एनालिसिस, सोच लीजिए अगर डीएनए ली जा रही है किसी की, तो डीएनए मैच कर रही है, फिर भी आप जजमेंट वहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्यों शक के आधार पे कि कहीं ना कहीं डीएनए जो है अच्छे से कलेक्ट नहीं होगा, सीलिंग नहीं होगी, सैम्पलिंग नहीं होगी, ऑन टाइम इसका कलेक्शंस नहीं हुआ होगा, क्या इसके एक्सपर्ट इसको सही तरीके से जांच करें हैं कि नहीं करें हैं। इस शक के आधार पे यहाँ पे इस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और 3 लोगों को, जो कि बहुत बड़ी बात है, 3 लोगों को यहाँ पे 3 पर्सन को जो कि एक्यूज थे रेप और मर्डर के लिए, यहाँ पे उनको बरी कर दिया गया है, उनको एक्विट कर दिया गया, जो कि सोचने वाली बात है। बहुत बड़ा क्वेश्चंस निकाल के आता है कि अपने देश की किसी भी इंस्टीट्यूशन पे हम ऐसी फेथ नहीं रख सकते क्या? इतना हम लोगों का देश का इंस्टीट्यूट जो है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, हम उस पर किसी भी प्रकार का ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं और डीएनए जो मैच कर रही हैं, फिर भी हम इस प्रकार से जजमेंट को भी अपने नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं एक ये इंस्टीट्यूट है जो केवल जजमेंट को नहीं प्रोवाइड कर रहा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लोगों को राइट्स की भी यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है। लोगों का अधिकार है कि उनको जजमेंट सही तरीके से मिलना चाहिए, वो भी चीज़ें नहीं मिल रहा है और लोग यहाँ पे बरी होते नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो केस निकल के आ रहा है, मनोज वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2022 का रिसेंटली केस है ये। इसमें जो है एक्सपर्ट जो है एक्सप्लेन किए हैं कि जो डीएनए एनालिसिस का टेक्निक है वो रैंडम अकरेंस होता है रेशियो में, यानी कई लोगों का मिला के यहाँ पे सिंपली टेस्ट कर लिया जाता है कि इसमें से कोई भी पॉजिटिव निकल रहा है कि नहीं, कोई भी यहाँ पे चीज़ें निकल रहा है कि नहीं। ये चीज़ें यहाँ पे रैंडम टेस्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कंटामिनेशंस और ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ पे सस्पिशंस और ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो ओपन एरिया में कलेक्ट करेंगे और ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है, इसी को लेके यहाँ पे इवैल्यूएशंस चल रही है। तो अब देखते हैं डीएनए किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इसकी जो कोडिंग होती है, इसी कोडिंग के आधार पे मालूम चलता है कि आपका डीएनए का, आपके शरीर से डीएनए अगर लिया जाएगा तो उससे मैच करा जाएगा। अगर आप वहाँ रेप किए हैं, वहाँ पे मर्डर किए हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप टच किए हैं, तो उस सब चीज़ों से पता लगाया जाएगा वहाँ पे आप मौजूद थे कि नहीं किए, वहाँ पे आपने रेप किया है कि नहीं किया है। ये सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे डीएनए के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनस बेस है, जहाँ से स्टेट पीसीएस क्वेश्चंस बनाया है। यूपीएससी का भी ये फेवरेट टॉपिक है साइंस एंड टेक के मामले में। तो यहाँ पे गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडिनाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बेस पेयर है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, और ये जो है आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो इस कोडिंग के हिसाब से हर एक ह्यूमन बींग का डीएनए की कोडिंग और सीक्वेंसिंग अलग होते हैं, जिसके कारण हर ह्यूमन का अलग अलग पहचान होता है। यही फिंगरप्रिंट यहाँ पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इसका उपयोग होता है, जिसके कारण इसकी टेस्टिंग हो जाती है। आगे थोड़ी सी एक चीज़ें और हैं, उसको भी हम देखेंगे कि डीएनए की जो प्रोफाइलिंग होती है उसके क्या स्टेजेज होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके ब्लड से डीएनए निकाला गया तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाएगा डीएनए, और उसके एंजाइम को काट के यहाँ पे अलग अलग कोडिंग होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है और डीएनए फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे काटा जाता है और एक बैंड्स के रूप में यहाँ पे निकाला जाता है, जो कि फिंगरप्रिंट्स के रूप में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसकी स्टेजेज हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकता है। यहाँ पे सजेशंस क्या दी जा रही है कि रेस्पोंडर को यहाँ पे कम से कम सीन ऑफ क्राइम में एक प्रकार से बायोलॉजिकल सैंपल, वो सारे जो कलेक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से एक रूम टेम्परेचर पे जो आवश्यकता होती है, सील्ड पेपर में रखने की आवश्यकता होती है, प्लास्टिक बैग में इसकी उपयोगिता नहीं है। तो ये सब चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे सजेशंस दे रहे हैं कि इसकी उपयोगिता किस तरीके से होनी चाहिए और इसका कलेक्शंस डाटा किस तरीके से होनी चाहिए। तो सैंपल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन ड्यू टू ह्यूमिक एसिड। तो यहाँ पे इसकी जो सस्पिशंस की प्रॉब्लम है यहीं से निकल के आती है कि इसकी सैम्पलिंग कैसे करी जाई है। और दूसरी जो सजेशंस दे रहे हैं कि यहाँ पे टच एरिया और डीएनए
का जो एरिया है वो वहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी मात्रा से इंटरवेंशंस नहीं होनी चाहिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। मान लीजिए डाटा अगर यहाँ पे है तो वहाँ पे हम कफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग छींक रहे हैं, और ये सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। कहीं ना कहीं हम डाटा को, डीएनए डाटा को टेम्पर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ह्यूमन कॉन्टैक्ट को वहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पे, जिसके कारण हम उसको सेपरेटली पैक करके रख सकते हैं और ये इंटरवेंशन और कंटामिनेशन से हम उसको बचा सकते हैं। तो इतना सिक्रेसी, इतना प्रिवेसी रखने की ज़रूरत है इसमें, तब जाकर हम कहीं ना कहीं ये सारे रिपोर्ट को सही तरीके से रख पाएंगे। लिक्विड ब्लड सैंपल की बात करी जा रही है तो ये कलेक्ट होता है किस चीज़ में? ब्लड कलेक्शन कार्ड। तो यहाँ पे ब्लड कलेक्शन कार्ड होता है, उसमें हम लिक्विड ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं, या फिर इथाइलिन डाइमीन टेट्राएस्टिक एसिड इसका बना हुआ होता है ETDA का। वैक्सीनेशन बॉक्स होता है एक कूलेंट की तरह, उसमें लो टेम्परेचर पे भी ये चीज़ें रखी जाती हैं, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं आज के डेट में। तो आज के डेट में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। दूसरी, बॉडी फ्लूइड सैंपल अगर लिया जाता है तो ये भी इंडिकेटर कार्ड में रखने की व्यवस्था दी गई है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर यहाँ पे है तो ये सारी चीज़ों की जांच करेगा और देखेगा प्रॉपरली सील है कि नहीं है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को, उसके बाद ये सारी चीज़ें जाएगा। और ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड, ये पूरा प्रॉपर सही तरीके से हुई है कि नहीं है, और प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी भी यहाँ पे देखती है। कस्टडी, प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी का मतलब क्या होता है कि जो एक जगह से सैंपलिंग आई वो दूसरी जगह थाने में पहुँची, वहाँ से कहाँ पहुँची, वहाँ से अगर डाटा उठ के जा रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से के अंदर अगर जहाँ ऑफिस है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस डाटा की प्रिवेसी बची है कि नहीं बची है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो जो चैन ऑफ कस्टडी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो यूनियन का यहाँ पे क्या रोल हो सकता है? यूनियन रोल ये है कि जो भी सेक्सुअल असॉल्ट केस होते हैं, एविडेंस होते हैं, उसकी एक किट तैयार करी गई है, और ETDA भी किट तैयार करी है, ब्लड कलेक्शन कार्ड तैयार किए गए हैं। तो ये ETDA कार्ड यहाँ पे आपको बताया इथाइलिन डाइमीन टेट्राएस्टिक एसिड, जिसमें लंबे समय तक सही तरीके से चीज़ों को रखी जाती हैं। तो ये होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये चीज़ें नई गाइडलाइंस में 2020 के गाइडलाइंस में होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे सभी स्टेटों को राय दिया था, सभी स्टेटों को सजेशन दिया था कि आप इसमें ये सारी चीज़ें रखिए और बायोलॉजिकल सैंपल्स इसमें कलेक्ट करिए और प्रिजर्व करिए, ताकि जो DNA एनालिसिस हो अच्छे से हो सके। और सारे स्टेट को यहाँ पे इसको फॉलो करने की आवश्यकता भी है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। आजकल की अगर बात करें तो जो है DNA एनालिसिस बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो गई हैं, ऑटोमेटिक मशीन आ रही हैं, DNA को एक्सट्रैक्ट कर ले रही हैं, DNA स्वयं निकाल ले रही हैं, और उसकी बायोलॉजिकल मटेरियल को भी कहीं ना कहीं कॉपी करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये उसी समय तुरंत मशीन वही मौके वारदात पे ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेगी और हाई कॉपी नंबर ऑफ DNA भी वहाँ से निकालती है। ध्यान रहे, अगर DNA हम किसी का निकालते हैं तो मान लीजिए नंबर ऑफ DNA निकल रही है एक सैम्पलिंग के बाद, तो हमें नंबर ऑफ DNA तुरंत मिल जाए तो ये बहुत इजी हो जाती है किसी भी केस को डील करने के लिए। लेकिन अगर क्वांटिटी ऑफ DNA जो है वही हम कम निकालते हैं तो कैसे हम इस चीज़ को डील करेंगे, ये प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इसकी भी क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ टेम्पर हुई, कोई चीज़ लूप होल हुई, तो हम कई प्रकार से कई सारे DNA हमारे पास अगर होंगे एक व्यक्ति के, तो हम बहुत सारे चीज़ों का सही तरीके से जज कर सकते हैं और एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे उसी की बात करी जा रही है। तो RT-PCR जो मशीन है वो भी कहीं ना कहीं इस सब चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने में मदद कर रही है। सैंपल डज नॉट कंटेन सफिशिएंट डाटा ड्यूरिंग क्वांटिफिकेशंस। अगर क्वांटिफिकेशंस DNA की नहीं हो रही है तो ये सैंपल कैसे एक डाटा हमें प्रॉपर देगा, जो कि मैं पहले आपको बता रहा है। तो उसी की यहाँ पे बातें चल रही हैं, और जो क्वालिटी ऑफ DNA है उस सब चीज़ के बारे में भी बातें चल रही है। प्रोफाइल अगर हम किसी चीज़ की लेते हैं, किसी का लेते हैं, तो उसकी जो है क्वांटिटी ऑफ DNA अच्छा होना चाहिए, नंबर ऑफ DNA, क्वालिटी ऑफ DNA, अच्छे से सैम्पलिंग की भी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। PCR प्रोडक्ट आर सेपरेटेड यूजिंग ऑटोमेटेड जेनेटिक एनालाइजर एंड द रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद द प्रोवाइडेड रेफरल सैंपल। तो जो भी रेफरल सैंपल है उससे कहीं ना कहीं इस सब चीज़ को प्रभाव में लाती है, इसलिए
इसकी जो सैम्पलिंग होती है, इसकी जो सैम्पलिंग हो रही है, उस पर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उठता हुआ नज़र आ रहा है। जो चैन ऑफ कस्टडी है उस पर भी क्वेश्चंस यहाँ पे उठाया जा रहा है। हालांकि कोर्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं अपने जजमेंट सुनाने में, जो कि एक सोचने पे विवश कर देता है लोगों को। तो सैंपल की साइज, क्वालिटी गुड इनफ होनी चाहिए अगर मैच करती है कोई रिजल्ट को। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इट कैन नॉट बी सेड दैट सैंपल माइट बी कंटामिनेटेड, और सैंपल हो सकता है कि कंटामिनेट हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कलेक्टेड फ्रॉम वन ओपन एरिया। तो यहाँ पे ओपन एरिया से अगर चीज़ें होती हैं तो हो सकता है वो कंटामिनेट हो सकती है। और जो सैंपल सफिशिएंटली कंटामिनेटेड है, मैच रिजल्ट वुड नॉट हैव बीन अराइव्ड एट। जो भी कंटामिनेट होगी मैच रिजल्ट यहाँ पे एक निश्चित मात्रा में आपको नहीं मिलेगी। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो कोर्ट यहाँ पे क्वेश्चन किया फोरेंसिक एक्सपर्ट से, नॉट मेंशनिंग द रैंडम अकरेंस रेशियो। तो आप रैंडम अकरेंस रेशियो को यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोल रही है। तो जो भी स्टैटिस्टिकल रेशियो आ रही है रैंडम मैच प्रोबेबिलिटी को, उसको क्या बोला जा रहा है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर डीएनए प्रोफाइल इन ए पॉपुलेशन। तो जो भी पॉपुलेशंस की डीएनए प्रोफाइलिंग हो रही है वहाँ पे उसका इस्तेमाल करने की बातें यहाँ पे बोल रहा है। कौन? कोर्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे एक राहुल का जो केस आया हुआ है, तो कोर्ट ऑब्जेक्ट किया है फैक्ट को कि सैंपल वाज नॉट कलेक्टेड बाय इंस्पेक्टर। अभी देखिए कितने सारे कोर्ट इसमें अपना इम्पोर्टेंट जजमेंट दे रहे हैं, इसको आधार मान के यही यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं। तो राहुल के केस में यहाँ पे बोला गया इंस्पेक्टर जो है सही समय पे वहाँ पर नहीं पहुँचा और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के समय पर वहाँ पे हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं था। तो नॉट कलेक्टेड बाय इंस्पेक्टर हु वाज प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम वहाँ पे जो हो रहा था वहाँ पे वो प्रेजेंट था और उसको सही समय पे कलेक्ट डाटा नहीं किया था, और बाद में एक कांस्टेबल को भेज के वो डाटा ली गई है, जिसके कारण यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये पुलिस स्टेशन मलखाना में ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ऐसी सारी चीज़ें डीएनए की टेक्नोलॉजी जो आज के डेट में इवॉल्व होके इतनी आ रही हैं, उसके एविडेंस ऑफ डीएनए मैचिंग इन क्रिमिनल केसेस पर्टिकुलरली, यहाँ पे इस सब चीज़ को हम कैसे लेके आगे बढ़ेंगे और इस एविडेंस का हम क्या उपयोग अब कोर्ट में नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्योंकि कोर्ट तो अभी इस पे जजमेंट अपना धड़ाल्ले से दे रहा है और इसके सस्पिशंस होने पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस उठा रहा है। तो देखते हैं इस सब चीज़ को हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं और इसकी सेक्रेसी, प्रीवेसी और चैन ऑफ कस्टडी को कैसे हम उपयोग करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो डीएनए एक्सपर्ट यहाँ पे इन्हीं सब क्रेडिबिलिटी की बातें बोल रहे हैं। देखते हैं आगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी लूप होल्स बहुत सारे हैं और सही टाइम पे इन सब चीज़ का रिकॉर्ड होना, सैम्पलिंग लेना, पैकेजिंग, सीलिंग, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और जो जिस बॉटल में, जिस केस में सैंपल को रखना चाहिए, जिस पैक में, वो चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंट है और जिस टेम्परेचर पे रखना चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी डिटेलिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डीएनए से क्वेश्चंस आती है तो मेंस में इसका उपयोग कर सकते हैं, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान है कोई भी चीज़ें अगर एडिटोरियल में आती है तो कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिलेंगे। ये तो अनगिनत बात चीज़ें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली जो मोचा आया हुआ है, मोचा क्या है? एक सुपर साइक्लोन है, याद रखिएगा ये सुपर साइक्लोन है। इसकी कैटेगरी लगभग 220 km के स्पीड में आती है। जो लैंडफॉल इसकी स्पीड थी वह 190 किलोमीटर के आसपास। ये किस जोन को प्रोवाइड किया है ये मोचा साइक्लोन? तो म्यांमार के जोन को, जो कि रखाइन प्रोविंस है, जहाँ पे रोहिंग्या का निवासी स्थान है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ों को उखाड़ के रख दिया है। तो ये कितने जान माल की हत्या हुई होगी आप समझ सकते हैं। साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश भी इससे अछूता नहीं रहा, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। तो एटलीस्ट 700 पीपल यहाँ पे इंजर्ड पाए जा रहे हैं। देखते हैं ये डाटा सही कब तक हमें मिलता है। तो केवल इतना ही से ये डाटा नहीं रुकेगा, ये आगे भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। सेबी जो है डिनाई किया है कि अदानी का जो प्रोब है वो 2016 से सेबी ने डिनाई किया है। यहाँ पे कांग्रेस मिनिस्टर को मिसलीड किया गया है लोकसभा में, ऐसा बोला जाए। तो सेबी है जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आप शेयर मार्केट
में अगर अपने पैसे लगाते होंगे तो ये इसी का काम है, फंक्शनिंग इसी की ही यहाँ पे सारी की सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछा गया है जो कि डिनाई कर रही है सेबी। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें निकलती हैं। बात आती है अभी रिसेंटली आपके देश के सेक्सुअल हरासमेंट का केस चल रहा है जो कि बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप है, उसी के ऊपर यहाँ पे एडिटोरियल लेके आई है जिसकी फैक्ट्स यहाँ पे मैं दिया हूँ। तो ये चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर है, लेकिन देश में जब किसी भी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट केस जो निकल के आ रही है अभी रिसेंटली, बृजभूषण शरण सिंह जो आपके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और उनके ऊपर डायरेक्ट खिलाड़ियों का आरोप है कि इनको हटाया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, तो अभी गवर्नमेंट को सुन नहीं रही है। इसीलिए ये चीज़ें निकल के आई हैं और ये चीज़ें बहुत हाईलाइट हो जाती हैं, इसीलिए इस पे यहाँ पे एडिटोरियल निकल के आई है। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बनाई गई है उसके ऊपर यहाँ पे बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट को किस किस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनवेलकम एक्ट जो भी आपका मान लीजिए किसी भी प्रकार की यहाँ पे पिक्यूलियर हैबिट होती है, फॉर एग्जांपल सेक्सुअली ओरिएंटेड को लेके, तो यहाँ पे उसको भी इंक्लूड किया गया है। फिजिकल कांटेक्ट कोई कर रहा है यहाँ पे उसको भी इंक्लूड किया गया है। सेक्सुअल एडवांसेस को लेके यहाँ पे उसको भी इंक्लूड किया गया है। सेक्सुअल एडवांसेस का मतलब किसी प्रकार से चाहे टेलीफोनिकली हो चाहे हर प्रकार से यहाँ पे चीज़ों को ऐड करती हुई नज़र आ रही है। तो इस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्ट में ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं और ये डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है सेक्सुअल फेवर, यहाँ पे सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क और पोर्नोग्राफी दिखाने के लिए, पॉर्न वीडियोस दिखाने के लिए भी आपको ये केस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट सारे ये सेक्सुअल हरासमेंट के कैटेगरी में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी रिसेंट जजमेंट में इसी को लेकुना बताई गई है अभी कुछ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ये हर जगहों पे नहीं है। तो ये अपनी इसमें लकुना बताई है कि इसमें कि जो आईसीसी है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो जिसमें जाके अपनी कोई भी व्यक्ति अपना कंप्लेन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, जिसके कारण उसका रिजोल्यूशंस होगा। तो यहाँ पे बात करी जा रही है 16 आउट ऑफ 13 नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन कंट्री में जो हैं 30 में से 16 में नॉट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है किसको, आईसीसी को। तो कंप्लेन करेंगे कहाँ खिलाड़ी अगर उसमें आईसीसी है ही नहीं। तो आईसीसी का इम्पोर्टेंस कितना है आज के डेट में, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी जो बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये डज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एड्रेस अकाउंटेबिलिटी। तो ये कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा अगर कोई भी खिलाड़ी यहाँ आईसीसी में जाके कंप्लेन करता है, तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी कौन होगी, कौन इसका देखभाल करेगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। जब अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है तो हम रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे और इसका प्रोविजंस भी किस तरीके से डील करेगा, ये भी उनको संदेह है। तो यही सारी चीज़ें हैं। सेक्सुअल हरासमेंट का केस है रिसेंटली बृजभूषण सिंह, आप देख रहे होंगे खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। देश का जो प्राइड लेके आया ग्लोबल लेवल पे, ना कि स्टेट और नेशनल लेवल पे, उन खिलाड़ियों को अगर सेक्सुअली हरास करा जाएगा और गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो ये देश के लिए कितनी भद्दगी की बात है। ये देश सोच सकता है कि किस हद तक ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या गैप्स है ट्रांजैक्शंस मॉडल में एईपीएस। तो एईपीएस क्या है, आपका आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो जो भी आधार है आपके आधार नंबर से ही पेमेंट की सुविधा दी जा रही है। अभी रिसेंटली बात करी जाए तो बहुत सारे इसमें फ्रॉड होने लगे हैं और ये अभी उपेंद्र सिंह है जो कि एक यूट्यूबर हैं, उनकी मम्मी के बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकल गए हैं। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो जो भी टेक्नो फ्रेंडली नहीं होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल के आती है। बहुत सारे एटीएम से भी पैसे निकल गए हैं, बहुत सारे साइबर क्राइम्स बढ़ चुके हैं देश में। तो ये एईपीएस क्या है, तो यहाँ पे बताया मैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है जो कि बैंक लेड मॉडल से है और ये अलाउ करता है ऑनलाइन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस पॉइंट ऑफ सेल। तो जो भी पॉइंट ऑफ सेल है वहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना पेमेंट कर सकते हैं। और डिवाइसेस माइक्रो एटीएम ऑफ एनी बैंक यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। तो हर बैंक में इसका उपयोग भी हो सकता है। दूसरी बात करी जा रही है ये डिफ़ॉल्ट कैसे है और ये एक क्वेश्चंस
उठा देता है। तो नीदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI नॉर NPCI मेंशन क्लियरली, इस पे कोई भी मेंशन क्लियर नहीं किया गया है कि इसको कैसे हम डील कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बोली गई हैं। अगर आपके पास आधार है तो ये सारी चीज़ें आपकी स्वतः डिफ़ॉल्ट बन जाती हैं। तो जिसके कारण अगर आपका आधार नंबर है, उस आधार नंबर से क्या करते हैं, जो भी साइबर क्राइम है, साइबर क्रिमिनल उस आधार नंबर का इस्तेमाल करके आपका आधार इनेबल सिस्टम तैयार करते हैं और ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर देते हैं। जिसके कारण ये चीज़ें बोली गई हैं कि इसको क्यों डिफ़ॉल्ट कर दिया गया, अपने आप क्यों कर दिया गया है कि ये इनेबल हो जाता है, और इसको कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न पूछा गया है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है ये लीक हो रही है और इसको लीक को कैसे आप रोक सकते हैं। तो 18, 19, 20 हर बार ये हर साल में कहीं ना कहीं केसेस निकल के आ रहे हैं, और ये केसेस हमारी जो डाटा सिक्योरिटी है उसको ब्रीच करती हुई नज़र आ रही हैं, उसको प्रूफ है कि ये ब्रीच हो रही हैं। तो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशंस ये फुल्ली सेफ है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, यहाँ पे ये क्वेश्चंस निकल के आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे UIDAI जो है सैड ये बोल रही है कि ये चीज़ें हाँ सेफ़ हैं, और बहुत हद तक आप अपने आधार को लोगों के साथ शेयर ना करें, इधर उधर इलीगल शेयर ना करें, ऐसा बोल रहे हैं। इसका समाधान कोई निकल के नहीं आ रहा, बोल रहे हैं बस आधार किसी के साथ शेयर नहीं करें। तो ये समाधान बिल्कुल भी नहीं है, इसकी सिक्योरिटी, डाटा प्रिवेसी सब इम्पोर्टेंट है। इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सारी चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएंगी, बैंक अकाउंट खाली होते नज़र आएंगे। किसी भी रूप से हम आधार का प्रयोग कर रहे हैं कहीं पे तो डरते हुए नज़र आएंगे। इस खौफ के साथ कैसे आदमी अपना कार्य करेगा। अभी रिसेंटली थाईलैंड आप देखे होंगे, यहाँ पे जुंता गवर्नमेंट जो थी म्यांमार में, वो अभी रूल कर रही थी। तो यहाँ पे इलेक्शंस की बातें बोली है, जिसमें MFP कहाँ है, तो यहाँ पे मूव फॉरवर्ड पार्टी जो है ये आगे निकल के आई है। तो जो पार्टी वहाँ के रूलिंग मिलिट्री रूल को अगेंस्ट में थी, उसी को ज़्यादा वोट यहाँ पे निकल के आई है। और थाईलैंड के वोटर जो है मिलिट्री बैकिंग पार्टी को यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे फ्यूथाई जो पार्टी थी उसको रिजेक्ट करते हुए नज़र आई है। देखते हैं, अभी ये टसल ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये टसल आगे और बढ़ रही है। यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं। जो दोनों पार्टी हैं, पार्टी 1, पार्टी 2, एक पार्टी जो फेवर करी है मिलिट्री को, एक पार्टी जो फेवर करी है डेमोक्रेटिक सिस्टम को। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा वोट मिली है, जनता ने इसको ज़्यादा वोट दिया है। और इस पार्टी को लेके आपस में टसल चल रही है। देखते हैं चीज़ें किस हद तक नॉर्मल होती हैं कि नहीं होती हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है रसिया का स्क्रैम्बल जेट जो है, फ्रांस जर्मनी जो अपना जेट है, प्लेन है, वो उड़ा रहे हैं, जिसके कारण नाटो जो है पेट्रोल कर रहा है। तो इसके रीजन में, इसके एयर स्पेस रीजन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये अपनी कंट्री है इंडिया, तो इसका एयर स्पेस रीजन इस कंट्री में यहाँ से यहाँ तक है। तो एयर स्पेस रीजन इस कंट्री का है, तो इसके ऊपर से अगर गुजर रहे हैं तो ये इसके एयर स्पेस रीजन से हम गुजरे। तो यही चीज़ें हैं, जर्मनी, फ्रांस, रसिया के एयर स्पेस रीजन से गुजरी, और ये नाटो की पेट्रोलिंग कही जा रही है, जो कि रसिया अपना चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अरब लीग में जो है सीरिया का इंडक्शंस हो रहा है कि सीरिया इसमें अरब लीग में आके मिल रहा है, जो कि 12 साल में सीरिया का यहाँ पे देखा जा रहा है। और इन्वेस्टमेंट की भी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। यहाँ पे फ़लस्तीनियन मिनिस्ट्री ये बताई है कि इजराइल आर्मी ने मार दिया है किसको, वेस्ट बैंक पे कई सारे लोगों को यहाँ पे मार दिया है। चाइना का जो इशू निकल के आई है कि 78 साल के US के सिटीजन्स को स्पाइंग के चार्ज पे यहाँ पे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया है, कैद कर दिया है। तो ये सिंपली यही देख सकते हैं, चाइना और US में जो लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं एक्टिव किए रहता है चाइना, ताकि न्यूज़ में हमेशा बना रहे ग्लोबल लेवल पे। ये चीज़ें बहुत व्यापक स्तर पे हैं। यहाँ पे आपके एर्डोगन साहब, यहाँ पे तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, वो भारी मात्रा में बहुमत से 69 ईयर ओल्ड लीडर हैं और ये जीत कर आए हैं। तो देखते हैं आगे किस तरीके से ये रूल करते हैं। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, और रिसेंटली इलेक्शंस जीत के आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताई गई हैं फ्रेंड्स,
ये सारी चीज़ें आपको जो भी एडिटोरियल एनालिसिस में है उसकी सारी डिटेलिंग, उसकी बैकग्राउंड की डिटेलिंग आपको बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाता है, ताकि हर प्रकार के जो भी न्यूज़ हैं यहाँ पे वो आपको बताया जा सके। और इसका मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसकी डिटेलिंग मैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस को तो देता ही हूँ, साथ में जो भी पीआईबी का न्यूज़ है उसको भी कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से इसको कंपाइल किया गया है और इसका अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है आपको व्यापक लाभ होगा। तो इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस के साथ आपको डिटेलिंग दी जाती है, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको बताई गई हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपको डालता हूँ आपको लंबे समय ना बल्कि जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके, तभी आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो प्रतिदिन का मैं द हिंदू एडिटोरियल यहाँ पे लेके आता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एनालिसिस।